चर्चा करेंगे उन फैक्टर्स की जिससे कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। इस फैक्टर में हम दो मुख्य बिंदु को चर्चा किए थे, उसको फिर से रिवाइज किया जाता है इस डायग्राम के अनुसार। पहला हमने स्ट्रोक वॉल्यूम को बताया था जो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। यदि स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। और दूसरा हार्ट रेट, यदि हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। वैसा भी होगा कि हार्ट रेट यदि डिक्रीज होगा या स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होगा। अब समझते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता था। ये प्रीलोड, कॉन्ट्रैक्शन मायोकार्डियम का और आफ्टर लोड पे डिपेंड्स करता है। प्रीलोड यदि इंक्रीज हो या कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो और आफ्टर लोड डिक्रीज हो, इन तीनों केसेस में स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। इसी तरीके से हार्ट रेट किसी केमिकल्स और कुछ फैक्टर जैसे कि एज हो गया, मेल और फीमेल्स, जेंडर हो गया, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, फिजिकल फिटनेस हो गया, इन सब से, या नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि नर्वस सिस्टम में इनपुट कैसे गया है, कौन कौन से रिसेप्टर है, प्रोप्रायो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, केमिकल, उस कारण से भी हार्ट रेट जो है वो अफेक्ट होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलोड की। प्रीलोड जैसे हमने पिछले बार चर्चा भी किया है कि इन डायोस्टोलिक वॉल्यूम यदि ज्यादा हो, हार्ट ज्यादा स्ट्रेच करेगा तो प्रीलोड भी ज्यादा होगा और इस कारण से वो मोर फोर्सफुली पंप करेगा मसल फाइबर विद इन देयर लिमिट्स, जिससे कि हमने फ्रैंक स्टार्लिन लॉ ऑफ हार्ट में पढ़ा है, और स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा। दूसरा हमने पढ़ा पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट्स, वो एजेंट्स जो कि कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली। इसमें कुछ एजेंट्स का नाम था कैटेकोलामाइंस या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या थायराइड हार्मोन या ग्लूकागोन। इस कारण से भी मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ेगी और पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट्स के कारण मोर फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। आर्टेरियल प्रेशर में यदि डिक्रीज हो तो आफ्टर लोड भी डिक्रीज होगा। आफ्टर लोड डिक्रीज होगा, इस कारण से सेमिलुनार वाल्व्स जो कि एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व हैं, हार्ट में जो दो वाल्व हैं सेमिलुनार, और दो जो होते हैं वो एट्रियोवेंट्रिकुलर होते हैं। तो ये सेमिलुनार वाल्व जल्दी ओपन होगा। ब्लड प्रेशर जो है एरोटा में यदि कम हो और पल्मोनरी आर्टरी में कम हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। नर्वस सिस्टम में बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में इनपुट किस तरीके से होता है, इसके लिए पीछे का हम देखेंगे डायग्राम को। नर्वस सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सेंटर में इनपुट दो तरीके से बताया गया था। एक हायर ब्रेन के द्वारा जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम या हाइपोथैलेमस था, और दूसरा था सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू जिसमें प्रोप्रायो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर था। प्रोप्रायो रिसेप्टर जो कि लगा होता है आपके मसल्स में मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए। कीमो रिसेप्टर ये हार्ट में सिचुएटेड होता है। बेरो रिसेप्टर जो होता है ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ये भी हार्ट में होता है। कीमो रिसेप्टर केमिकल को रिसेप्ट करता है। यहाँ पे हमने बेरो रिसेप्टर दो हमने देखा था, एरोटा में था ये बेरो रिसेप्टर और कैरोटिड आर्टरी में था। कीमो रिसेप्टर कैरोटिड बॉडीज में देखा था, ये हमने देखा था। तो हमने आगे देखा कि नर्वस सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सेंटर में मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो सिचुएट उसमें रिसीव होता है इनपुट, चाहे तो हायर ब्रेन से चाहे वो किसी रिसेप्टर के थ्रू। केमिकल यदि ब्लड में कोई केमिकल्स है जैसे कैटेकोलामाइन है या थायराइड हार्मोन्स है तो वो भी, या कैल्शियम है तो ये भी हार्ट रेट को इंक्रीज करता हुआ देखा जाता है। और अदर्स फैक्टर हो गया जैसे इन्फेंट्स का हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा होगा, सीनियर सिटीजन का थोड़ा डिफरेंट होगा। फीमेल्स में एडल्ट फीमेल्स का हार्ट रेट थोड़ा ज्यादा होगा, जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा उसमें भी देखा जाता है कि जिसका फिजिकल फिटनेस लो है तो, या बॉडी टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। तो फिजिकल फिटनेस वाला आदमी यदि सिंपली बैठा हुआ है तो लो फिजिकल फिटनेस वाला, और जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा है वो यदि रेस्टिंग पोजीशन में तो हार्ट रेट उसका स्लो होगा। जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा नहीं है वो यदि रेस्टिंग पोजीशन में है तो उसका हार्ट रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस पर्सन का जिसका फिजिकल फिटनेस अच्छा है और वो रेस्टिंग पोजीशन में बैठा हुआ है। दोनों रेस्टिंग पोजीशन पे हम बैठे, मतलब घूम नहीं रहा है, दौड़ नहीं रहा है उस वक्त में, ये हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा, और जैसे ही हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट तरफ।
एक्सरसाइज और हार्ट। यदि हम एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली तो क्या क्या फायदे हैं जरा देखते हैं। कार्डियक आउटपुट आपका इंक्रीज हो जाता है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि एक अच्छा लिपोप्रोटीन माना जाता है वो बढ़ता है। ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं। ट्राइग्लिसराइड आपके बेली पे, आपके पेटों में जमा होते हैं और आपको देखोगे पेट निकल गया किसी का तो वहां पे ट्राइग्लिसराइड ही जमा होता है। सबसे पहले ट्राइग्लिसराइड आपके बेली पर ही, आपके पेट पर ही जमा होते हैं। तो यदि ट्राइग्लिसराइड कम हो रहा है तो वेट भी आपका कम होगा। और एक्सरसाइज करने से लंग्स का फंक्शन भी इंप्रूव होगा। ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। बात करते हैं यदि आपका हार्ट फेल हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना। लेकिन क्या ये इतना सही तरीका है? क्योंकि हमने देखा है कि तरीका तो बहुत सही है, लेकिन हम देखेंगे कि 50 लोगों को ही हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, जबकि जरूरत होती है लगभग 2500 लोगों की। तो 2500 लोगों में 50 लोगों का ही हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ऐसा देखा गया है। ये डाटा यूएसए में कुछ साल पहले का डाटा है, तो अभी हो सकता है ये डाटा चेंज भी हो जाए, लेकिन कुछ साल पहले का, लगभग 10 साल पहले का डाटा हमने डिस्कस कर रहे हैं कि 50 लोगों को ही मिला है और 2500 लोगों को जरूरत थी। तो देखिए हार्ट का संख्या काफी कम है प्लांट। तो हमने देखा कि ट्रांसप्लांटेशन कैसे करते उसको देख लेते हैं। ये रिसिपिएंट का हार्ट है और ये डोनर का हार्ट है। तो हमने क्या किया कि रिसिपिएंट के सुपीरियर वेना केवा में या इन्फीरियर वेना केवा में या एरोटा में ये ज्वाइनिंग करके डोनर का हार्ट लगाया है और इस तरह से हमने ट्रांसप्लांटेशन किया। यहाँ पे हमने सूचर से इसको अच्छे तरीके से लॉक किया है ताकि ब्लड बाहर में ना आ पाए। तो इस तरीके से भी हमने ट्रांसप्लांट किया। लेकिन ट्रांसप्लांट यदि ना हो पाए, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के लिए हार्ट की जरूरत होती है, हार्ट बहुत कम है, तो हम दूसरे चीजों पे डिपेंड करें, जैसे कार्डियक असिस्टेंट डिवाइसेस कहते हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इंट्रा एरोटिक बैलून पंप की। यहाँ हम देखेंगे कैथेटर्स की मदद से हमने एक पंप लगाया है और इस पंप को हमने बैक साइड में हार्ट में इंसर्ट किया। ये कैथेटर आर्टरी गेरोइन रीजन से होते हुए फेमोरल आर्टरी के थ्रू थोरैसिक एरोटा में ये चला जाता है। और ये देखिए ये पंप दिख रहा होगा, इसमें बैलून लगा हुआ है। जैसे ही वेंट्रिकल्स में डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन होता है, उसी वक्त में ये बैलून जो है हीलियम गैस की मदद से, जो कि एक इनर्ट गैस होता है, फूल जाएगा। और इस कारण से क्या होगा कि बैक फ्लो होगा ब्लड का, ब्लड वापस जाएगा एरोटा में। और एरोटा में वापस जाने का क्या मतलब है, क्योंकि एरोटा से जुड़ा होता है कोरोनरी आर्टरी जो चारों तरफ हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड। तो कोरोनरी आर्टरी में ब्लड का सप्लाई तेजी से होगा, अच्छे से होगा। फिर इसने बैक फ्लो करेगा ब्लड को फिर यहाँ से बैक फ्लो नहीं होने देगा, इस पोजीशन से ये ब्लड आगे की तरफ जाएगा बॉडी में। तो ये बॉडी में भी ब्लड को सप्लाई करता है अच्छे तरीके से। और ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और इसके साथ साथ कोरोनरी सर्कुलेशंस में भी मदद करता है, कोरोनरी आर्टरी में भी, क्योंकि यहाँ से बैक फ्लो हो रहा था, यहाँ से फिर कोरोनरी आर्टरी, हालांकि फिगर में दिखाया नहीं गया है, आप पीछे आपको स्टडी करा दिया गया है या आप इंटरनेट पे देख सकते हो यदि आपको याद नहीं हो। तो कोरोनरी आर्टरी चूंकि यहीं से जुड़ी होती है, ये पूरे हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ब्लड की सप्लाई होते हुए। सिस्टोल की बात की जाए तो सिस्टोल जैसे होगा, ये फिर से सिकुड़ जाएगा ये बैलून और ब्लड जो है फिर आगे की तरफ निकलेगा। जैसे डायस्टोल होता है तो फिर से ये फूल जाएगा। तो इस तरीके से इस टेक्निक को कहा गया है, क्योंकि ये दो हार्ट बीट के बीच में फूलता है, इन्फ्लेटेड होता है बैलून। इसी कारण से इस टेक्निक को कहा गया है इंट्रा एरोटिक बैलून कॉन्ट्रपल्सेशन, इस टेक्निक को हमने कहा है। दूसरा हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं कार्डियक असिस्टेंट डिवाइस में, वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस, ये दूसरा वेंट्रिकुलर असिस्टेंट डिवाइस है। तो मुख्य रूप से हम क्या करते हैं इसमें, वेंट्रिकुलर में लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेंट डिवाइस, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिवाइसेस है। इसको पहले स्टडी कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में देखेंगे एपेक्स में हमने एक इंसर्ट किया है, इनफ्लो किया है वाल्व्स को। यहाँ पर एक रोटरी पंप लगा हुआ है, कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल कंट्रोलर्स है जिसे हम कंट्रोल करते हैं। दो बैटरी लगी होती है जिसका पावर 10 घंटे है इसका रिचार्जेबल टाइम। और इसको हमने बेल्ट पर लगाती है, एक्सटर्नल कंट्रोलर को बेल्ट, जो हम बेल्ट पहनते हैं उसमें हम लगा लेते हैं।
अब देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रोटरी पंप्स जो है ये 7000 रोटेटरी पर मिनट के हिसाब से ये रोटेट होता है और ये ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स में, ताकि वेंट्रिकल से ये ब्लड आसानी से, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल से ब्लड आसानी से एरोटा में जाए और जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो यहाँ से वापस आ जाए, फिर रोटेट करे। इस तरीके से हम ब्लड का रोटेशन करते रहते हैं। जो एक्स्ट्रा ब्लड है वो आएगा, बाकी एरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा ब्लड वापस आएंगे। इस सिद्धांत पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेंट डिवाइस काम करता है। लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ राइट वेंट्रिकल असिस्टेंट डिवाइस का भी कभी कदार यूज होता है, या बाई वेंट्रिकल असिस्टेंट डिवाइस जो कि राइट के साथ साथ लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी वर्क करता है, उसका भी इस्तेमाल करता है। ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल असिस्टेंट डिवाइसेस। अब बात करते हैं हेमोपंप की। हेमोपंप पे देखेंगे कि एक हमने इंसर्ट किया है पंप को, और इस पंप में, हेमोपंप में एक प्रोपेलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए प्रोपेलर लाइक स्ट्रक्चर है जो बहुत तेजी से रोटेट करता है। इसका रोटेशन कम से कम 25,000 रिवोल्यूशन पर मिनट तक होता है। इस रिवोल्यूशन से क्या होता है कि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से तेजी से बाहर निकलता है और एरोटा में चला जाता है, और एरोटा से ब्लड फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स को मदद करने के लिए हेमोपंप का इस्तेमाल किया गया। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसके एक्सटर्नल पार्ट में एक प्रोपेलर लाइक पंप लगा हुआ है जो कि आर्टरी से थ्रेडेड किया हुआ है। तो ये 25,000 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमेगा और इसके घूमने की वजह से ब्लड जो है बाहर आता है। अब बात करते हैं कार्डियोमायोप्लास्टी। कार्डियोमायोप्लास्टी में हमने हार्ट को स्केलेटल मसल्स से ही घुमाकर बांध दिया है और इसमें हम एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देते हैं। ये हम देखेंगे कि 10 से 20 टाइम्स पर मिनट ये स्टिमुलेशन दिया जाता है, मतलब 10 या 20 टाइम दिया जाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में 10 से 20 बार स्टिमुलेशन दिया। ये मसल्स कौन होते हैं ये मसल्स स्केलेटल मसल्स हैं और ये मुख्य रूप से लेफ्ट लेटिसमस डोर्सी मसल्स होते हैं, जो आपके बैक साइड में जो मसल्स हैं, इसी मसल्स को हम लोग हार्ट में चारों तरफ से रेप करके सील करते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि ब्लड का सप्लाई या नर्व्स का सप्लाई बिल्कुल इंटैक्ट हो, उसमें किसी तरीके की कोई बाधा ना हो। तो उसको बचाकर हमने ब्लड का सप्लाई हार्ट में या नर्व का सप्लाई है उसको बचाते हुए सिर्फ स्केलेटल मसल जो है उसको रेप करते हैं कार्डियोमायोप्लास्टी में। और इसको फिर इस मसल्स को हम लोग एक्सटर्नल स्टिमुलेशन देते हैं, लगभग 10 से 20 टाइम्स 1 मिनट में स्टिमुलेशन दिया जाता है। उसके बाद एक और इसके बाद है स्केलेटल मसल असिस्टेंट डिवाइस भी कभी कभी पेशेंट का, इसमें भी स्केलेटल मसल्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और इसमें पोस्ट लाइक इंसर्ट करते हैं हार्ट और एरोटा के बीच में और फिर उसको हम लोग बूस्टअप देते हैं। तो लगभग ये कार्डियोमायोप्लास्टी जैसा ही है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट के बारे में। हार्ट कैसे डेवलप करता है, एक फोटो हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हार्ट के डेवलपमेंट्स में ये हार्ट किस तरह से डेवलप करता है। इसमें कार्डियोजेनिक एरिया को हम देख सकते हैं। जब हम देखेंगे कि हार्ट जो है मेसोडर्म का ही डेरिवेटिव है, जो लगभग 3 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। तो हम यदि देखेंगे वेंट्रल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो इंफीरियर टू द फोरगट में, तो हार्ट डेवलप होता है ग्रुप ऑफ मेसोडर्म सेल्स, जिसे हम लोग कार्डियोजेनिक एरिया कहते हैं। ये क्या है, एक मेसोडर्म का ग्रुप ऑफ सेल्स है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये कार्डियोजेनिक एरिया, ये वेंट्रल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो इंफीरियर टू द फोरगट पाया जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि नेक्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट में पेयर ऑफ ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। वेनस एंड ऑफ द हार्ट देखेंगे कि यहाँ पे 2 इंडोकार्डियल ट्यूब्स का फॉर्मेशन हो गया, जो कि कार्डियोजेनिक्स एरिया से ही डेवलप हुआ। तो कार्डियोजेनिक एरिया से डेवलप होने के बाद ये 2 ट्यूब्स बनते हैं, और ये हम देख सकते हैं 20वें दिन में वेनस एंड ऑफ द हार्ट, ये वेनस एंड ऑफ हार्ट है। यहाँ से ये आर्टेरियल एंड ऑफ द हार्ट हो गया। यहाँ पे 2 इंडोकार्डियल ट्यूब्स बनेंगे, और कुछ समय के बाद ये दोनों इंडोकार्डियल ट्यूब्स आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद ये प्राइमिटिव हार्ट ट्यूब बनेंगे। ये देखिए आपस में जुड़ गए, फ्यूजन हो गया इंडोकार्डियल ट्यूब्स का,
और ये बनता है प्राइमेटिव हार्ट ट्यूब। अब इसे कहेंगे प्राइमेटिव हार्ट ट्यूब। ब्लड का फ्लो नीचे से होते हुए दिखेगा। फिर 22वें दिन देखेंगे कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर जो है प्राइमेटिव हार्ट ट्यूब में कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। ये 5 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं इसे हम देखेंगे। पहला स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये पहला हो गया। दूसरा कहेंगे बल्बस कॉर्डिस। तीसरा हो गया प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स। चौथा हो गया प्राइमेटिव एट्रियम। और पांचवा हो गया साइनस वेनोसस। इस 5 स्ट्रक्चर को डेवलप होते हैं। ये प्राइमेटिव हार्ट ट्यूब में डेवलप होने वाले 5 डिस्टिंक्ट रीजन है, अलग अलग रीजन है। तो अब देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा डेवलप होता है बल्बस कॉर्डिस, ये एरिया जो है, और वेंट्रिकल्स। ये दो एरिया जो वेंट्रिकल्स है, प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स और बल्बस कॉर्डिस, ये बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो यही होने वाला है, प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स और बल्बस। इस कारण से शुरुआत में इसका शेप यू और बाद में फिर जाकर एस शेप में कन्वर्ट होता है ये हार्ट का। तो ये हम देखेंगे इसका कारण भी था कि मोर रैपिडली ग्रोइंग करने वाला कोई एरिया है इसमें तो बल्बस कॉर्डिस है, और उसके बाद प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स, ये दोनों एरिया मोर ग्रोइंग एरिया है। ये यू शेप मान के चलेंगे, यू से फिर ये पूरा एस शेप दिखेगा आपको। शुरुआत में हल्का सा स्मॉल एस कह सकते हैं, या बुक्स में कहा गया है कि एज्यूम कर लेते हैं कि यू शेप, लेकिन पूरा यू शेप जैसा नहीं दिखता, ये हल्का सा एस भी दिख रहा है, लेकिन एज्यूम करेंगे कि ये यू शेप से फिर एस शेप में कन्वर्ट हो गया। यहां हम देखेंगे कि हार्ट बहुत तेजी से इनलार्ज होता है इसके सुपीरियर पोर्शन में, और इंफीरियर अटैचमेंट में ये कम इनलार्जमेंट होता है। सुपीरियर पोर्शन और इंफीरियर अटैचमेंट जो है वो थोड़ा सा देरी से इनलार्ज होगा। बल्बस और प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स तेजी से इनलार्ज होता है। तो बीच का एरिया ज्यादा इनलार्ज हो रहा है सुपीरियर पोर्शन। सुपीरियर पोर्शन में कौन सा है? ट्रंकस आर्टेरियस है। इंफीरियर में प्राइमेटिव एट्रियम और साइनस वेनस है। ये थोड़ा लेट से आपका इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, तो इस कारण से भी ये यू से एस शेप में कन्वर्ट होता है। तो हम देखेंगे इस ओरिएंटेशन को हार्ट का कि एट्रियम और साइनस वेनस जो है ये धीरे धीरे सुपेरियर ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए एट्रियम जो है ये नीचे था, पहले ब्लड का फ्लो नीचे से हो रहा था, लेकिन ब्लड का फ्लो नीचे से होते होते धीरे धीरे कहां से होने लगा? ये ऊपर की तरफ होने लगा ब्लड का फ्लो। ये देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है। तो एट्रियम या साइनस वेनस जो नीचे का पोर्शन था, ये जैसे ही हार्ट का रीओरिएंटेशन होगा तो एट्रियम और साइनस वेनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, किसके? बल्बस कॉर्डिस और प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स के भी ऊपर। तो ये देखिए यहाँ एट्रियम्स और साइनस वेनसस जो है वो ऊपर की तरफ चला गया है। इसमें हम आगे देखेंगे कि साइनसस किस में कन्वर्ट होता है, वो भी हम चेक बात करेंगे जस्ट। तो अब प्रश्न उठता है कि कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होता है हार्ट में? तो कॉन्ट्रैक्शन यदि बात करें स्टार्ट होने के प्राइमेटिव हार्ट में, तो 3rd वीक ऑफ द डेवलपमेंट में ही ये स्टार्ट, तीसरे वीक में, हार्ट के 3rd वीक ऑफ द डेवलपमेंट में ही, एंड ऑफ द 3rd वीक, जैसे ही 3rd वीक खत्म होगा वैसे ही इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगेगा हार्ट में। और 7वें महीने पर हम देखेंगे, 7वें महीने पे सेप्टम भी बनने लगेंगे, जिसे हम कहते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम, और दूसरा सेप्टम है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये सेप्टम लगभग 7वें महीने में बनना स्टार्ट होंगे। यहाँ देखिए यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये हमने 8वें वीक का स्ट्रक्चर लिया है, ये 7वें वीक में बनना स्टार्ट हुए हैं। पूरे बने नहीं है, स्टार्टिंग कब होगा? 7वें वीक में, और बनते बनते इसको लगभग 9th मंथ में पूरा ये क्लोज हो जाता है। इसके पहले देखेंगे एक फोरामेन ओवेली जैसी एक छोटी सी जगह होगी, आपने पहले पढ़ा होगा फोरामेन ओवेली। ये एक छोटा सा छेदनुमा स्ट्रक्चर है जो जन्म लेने के बाद जो है पूरी तरीके से बंद हो जाता है, और यहाँ पर ये एट्रियम जो है राइट और लेफ्ट एट्रियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये 7वें वीक से बनना स्टार्ट होता है, और बनने में लगभग समझिए कि जन्म तक ये बनता रहेगा। ये भी लगभग 7वें वीक पकड़ लें तो ये भी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिस कारण से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बना है। ये सेप्टम नहीं होगा तो वेंट्रिकल्स ही होंगे सिर्फ। ये देखिए यहाँ पे वेंट्रिकल्स लिखा हुआ है, ना राइट है ना लेफ्ट है,
जैसे ही सेप्टम बनने लगेगा तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में डिवीजन हो जाएगा अपने आप। तो ये इंटरवेंट्रिकल सेप्टम्स भी डेवलप होता है और राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको डिवाइड करता है। अब प्रश्न उठता है कि बल्बस कॉर्डिस ये किस में कन्वर्ट होता है? बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टेरियोसस ये किस में कन्वर्ट होता है? तो बल्बस कॉर्डिस जो है ये कन्वर्ट होगा आपका एरोटा में, ये देखिए एरोटा जो है उसमें, और पल्मोनरी ट्रंक्स में ये कन्वर्ट होगा। तो ये बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टेरियस ये कन्वर्ट होगा एरोटा में जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स के ऊपर का हिस्सा है, और पल्मोनरी ट्रंक्स जो कि राइट वेंट्रिकल्स के ऊपर का हिस्सा है उसमें कन्वर्ट होगा। ये राइट वेंट्रिकल से जुटा होता है पल्मोनरी ट्रंक्स। इसके साथ साथ ग्रेट वेन जो है सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ये भी डेवलप हो जाएगा प्राइमेटिव हार्ट इंड्स, ये वेनस इंड से। ये जो वेनस इंड हमने देखा है साइनस वेनस इंड्स का, इस वेनस इंड से, ये जो वेनस इंड हमने देखा था यहाँ वेनस इंड, यहाँ पे जिसमें हमने ये वेनस इंड लास्ट में देखा, तो इस वेनस इंड से, ये जो वेनस इंड है इससे ही सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा डेवलप होता है। इस तरह से हार्ट का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ हमने एक बार रिवाइज कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ हार्ट को, कि हार्ट मेसोडर्म से बना होता है। हार्ट का डेवलपमेंट 3rd वीक में स्टार्ट होता है। 3rd वीक जैसे स्टार्ट हुआ, जैसे कि मान लो 3rd वीक स्टार्ट हुआ तो पहला दिन है, तो वहां से हार्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और 3rd वीक खत्म होते होते वो धड़कने भी लगेगा। 7th वीक में इंटर आर्टेरियल सेप्टम बनता है, उसके बाद इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी लगभग 7 वीक के आजू बाजू बनता है। ये डेवलप होता है एक मेसोडर्म सेल्स एरिया में, जिसे कार्डियोजेनिक एरिया कहते हैं। ये पेयर ऑफ ट्यूब से बनता है, जिसे एंडोकार्डियल ट्यूब्स कहते हैं, जो कार्डियोजेनिक एरिया से ही डेवलप होता है। ये भी हमने देखा था एंडोकार्डियल ट्यूब्स जो कार्डियोजेनिक डेवलप से डेवलप हुआ था। प्राइमेटिव हार्ट ट्यूब्स में 5 अलग अलग रीजन्स होते हैं, ट्रंकस आर्टेरियस, बल्बस कॉर्डिस, वेंट्रिकल्स होते हैं जैसे प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स, एट्रियम जैसे प्राइमरी एट्रियम्स, और साइनस वेनोसस होते हैं। शुरुआत में ये यू शेप का रहता है, अज्यूम करते हैं लगभग यू शेप, फिर बाद में ये एस शेप होता है। इसका कारण है कि इसका बीच वाला जो एरिया है वो तेजी से डेवलप होता है, जिसमें बल्बस कॉर्डिस और प्राइमेटिव वेंट्रिकल्स का एरिया है। तो शुरुआत में यू शेप से फिर वो एस शेप में चला जाता है। अभी हमने बात की कि बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टेरियस डिवाइड होता है एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक्स में। बल्बस कॉर्डिस और ट्रंकस आर्टेरियस ये एरोटा और पल्मोनरी ट्रंक्स में डिवाइड होगा। ये भी हमने देखा सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा डेवलप होता है वेनस इंड ऑफ द प्राइमरी, ये वेनस इंडो प्राइमरी है, वहां से ही सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो डेवलप होगा। इसके बाद देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्ट में, तो राइट और लेफ्ट डेवलपमेंट में जो इंटर एट्रियम सेप्टम होता है, ये राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच की जगह है। ये भी देखा, ये लगभग 7वें वीक से बनने लगता है। तो यहाँ देखिए कुछ हद तक बना है, फिर 8वें वीक में पूरा का पूरा बन के तैयार तो नहीं हुआ है। फोरामेन ओवेली अभी भी एक छिद्र बचा हुआ है, और जैसे ही हम लोग जन्म लेंगे तो ये फोरामेन ओवेली जन्म के वक्त ही, पहले ही या जन्म के समय में ही ये बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इस तरीके से ये राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच का भी सेप्टम है पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। ये हमने पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। अब आगे पढ़ेंगे डिसऑर्डर दैट इज रिलेटेड विथ योर हेमोस्टेटिक इम्बैलेंसेस। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा विश्राम करते हैं।